सोशल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ आप सभी को एक कहानी के तौर पर हर एक केस को बताने आएंगे। देश में आप ढेर सारे न्यूज़ देखते होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि अभी के समय में आपाधापी के कारण कई ऐसे मामले होते हैं जहां सच छुप जाता है। बहुत सारे ऐसे मीडिया घराना हैं जो अपनी टीआरपी के लिए कई कई ऐसे ऐसे खबरें चला देती हैं जो ये कहकर चलाती हैं कि यह ब्रेकिंग है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है, वो ऑथेंटिक है या नहीं, उसकी सत्यता कितनी सही है, उसके जाने बिना कई बार खबरें लीक कर दी जाती है और कही जाती है, बाद में कह दिया जाता है कि हाँ वो बाय मिस्टेक हो गया, माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन वो क्या करता है जब वो खबरें गलत हो जाती है, तो जिस व्यक्ति के खिलाफ यह खबरें चली होती हैं वो व्यक्ति समाज में फिर उस प्रकार से नहीं जी पाता है, या फिर उसके इज्जत के बारे में कहें तो कम हो जाती है, पहले से कम हो ही जाती है। तो हम यहाँ पर हमेशा आपके लिए एक ऐसी स्टोरी खोज परख कर छानबीन करके लाएंगे कि आप उस बातों को समझेंगे कि वो बातें हैं क्या। उन सभी केस को हम एक कहानी किस्सा के तौर पर ले आएंगे, जहां आप आसानी से हमारे आसान शब्दों में आप समझ पाएंगे। हमारी बोलचाल की जो भाषा है उस भाषा में हम बात करेंगे आपसे। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि यह जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इस सीरीज का नाम है संवाद। मतलब कि हमारे जो भी इस सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले लोग होंगे वो हमसे संवाद करेंगे, कन्वर्सेशन होगा हम लोगों के बीच में। आप अपनी बातें रखेंगे, हम अपनी जो चीज़ें जांच परख करके लाएंगे वो बातें रखेंगे। आपके मन में अगर कोई सवाल आता हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। आप जब पूछेंगे तो मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। और आज का जो टॉपिक है वह हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के ऊपर जो अभी कानून के पचड़े में पड़ा हुआ है। वह कभी तिरंगा ओढ़ करके स्टेडियम का दौरा लगाया करता था, और आज कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले गमछा से अपना मुंह ढका हुआ पाया। लोग कभी उसको तिरंगा में लिपट करके दौड़ते हुए देखते थे, जो कि परसों उन्हें एक गमछे में लिपटा हुआ पाए। तो सोचिए उनका सफर तिरंगा से गमछा तक का आ गया है। यह वही बात है कि व्यक्ति अर्श से फर्श तक आ गया। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। यह आरोप है एक हत्या का, और वो हत्या है उनके छात्र का। मतलब कि गुरु ने एक शिष्य की हत्या कर दी। यह एक संगीन जुर्म है, हत्या संगीन जुर्म है। दूसरा कि वो गुरु भी थे, और इस तरह से क्या कह सकते हैं कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो शर्मसार हो गया। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह जो आरोप लगा है यह अभी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी जांच चल रहा है। अभी दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है उसने गिरफ्तार किया है दिल्ली के मुंडका से 23 मई को। वहां से गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट ने उसे 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया है।
तो अभी जांच चल रही है, पुलिस इसमें छानबीन कर रही है, सारे एंगल से देख रही है कि क्या वहाँ पे जो बातें बताई गई है वो उसमें कितनी सच्चाई है। पुलिस ने आज उस रेसलर को लेकर के छत्रसाल स्टेडियम में गई हैं जहाँ पर हत्या हुआ था, वहाँ पे सीन को रिक्रिएट किया गया। तो ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे आपका, बता देते हैं कि आप भी सोच रहे होंगे कि नाम अब तक क्यों नहीं बताया गया। तो नाम है उनका सुशील कुमार। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वही सुशील कुमार जिसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, और एक बार नहीं बल्कि दो दो बार। एक बार 2008 में और दूसरी बार 2012 में। 2008 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जबकि 2012 में सिल्वर मेडल जीता और देश का नाम ऊंचा किया था। यह उपलब्धि बहुत कम नहीं थी। आप देखिए कि उन्होंने लगभग 2008 में जब ब्रॉन्ज मेडल जीते थे बीजिंग ओलंपिक में, उस वक्त क्या था कि उससे पहले जो रेसलिंग में, कुश्ती में जो रेसलिंग में जो खिलाड़ी जीते थे वो केडी जाधव थे, जिन्होंने 1952 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो 56 साल बाद, यूं कहें कि 56 साल बाद, यानी 1952 के बाद 2008 में सुशील कुमार ने भारत को मेडल दिलाया था रेसलिंग में। फिर उसके 4 साल के बाद लंदन ओलंपिक हुआ, उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जितवाया, भारत का नाम गर्व से ऊंचा करवाया। और भी इनकी ढेर सारी उपलब्धियां हैं, हम बारी बारी से बात करेंगे, लेकिन आपको एक संक्षेप में हम बता रहे हैं इंट्रोडक्शन में कि कैसे एक खिलाड़ी इतना बड़ा नाम होने के बावजूद इस तरह के कृत्य में संलिप्त पाए गए हैं। और इनके इस कृत्य से स्पोर्ट्स जगत में भी ढेर सारे खिलाड़ी हैं जो मायूस हुए हैं यह खबर सुन करके। शुरुआत करते हैं कि ये कैसे ओलंपिक के मेडल जीते, किस तरह से इनको अवार्ड दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद किस तरह से अलग अलग गैंग के साथ इनका नाम आ रहा है, 2 गैंग का नाम आ रहा है अभी फिलहाल, लेकिन और भी जांच की जा रही है कि कहीं और भी किसी गठजोड़ तो नहीं है किसी गैंग से, जो सभी एंगल का पड़ताल किया जा रहा है। सुशील कुमार के जो गुरु थे वो महाबली सतपाल महाराज थे। ये उन्हीं के यहाँ अपना कुश्ती सीखने के लिए जाया करते थे और प्रतिदिन उनसे सीखने के लिए उनके घर जाते थे। जब इन्होंने 2008 में ब्रॉन्ज मेडल जीता, फिर उसके बाद 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नवंबर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद जब गोल्ड मेडल जीते थे तो इन्हीं की गुरु के बेटी हैं शावी शहावत, उनसे इनकी सगाई होती है दिल्ली में। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सुशील कुमार ने इनकी बेटी को तब तक देखा भी नहीं था। ये बस वहाँ उनके घर जाते थे तो कोचिंग के लिए जाते थे, सीखते थे, तो इनकी बेटी को कभी देखा नहीं था। और उन्हीं की बेटी से इनकी शादी होने वाली होती है। नवंबर में ये कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतते हैं
और उस वक्त उसके बाद सगाई हो जाती है। फिर उसके कुछ ही माह बाद फरवरी में, अगले साल यानी 2011 में इनकी शादी हो जाती है। और इनकी शादी में बहुत ही प्रोमिनेंट लोग आए हुए थे, बहुत ही ऊंचे ओहदे वाले कह सकते हैं कि लोग आए थे। जाहिर सी बात है कि देश के लिए इन्होंने इतना नाम किया था तो बड़े बड़े लोग आएंगे ही। ऐसे ये बहुत ही छोटे तबके से ऊपर उठ करके आए थे। इनके पिताजी सरकारी विभाग में ड्राइवर थे, गाड़ी चलाते थे। इनकी शादी में राहुल गांधी, आप समझ सकते हैं, अभी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एक कांग्रेस के नेता भी थे ऑस्कर फर्नांडिस, पूर्व क्रिकेटर कपिल देव, पूर्व हॉकी कप्तान जफर इकबाल, इनके जो बहुत सारे साथी थे वो आए थे। और कोच जो थे, ढेर सारे कुश्ती जगत में कोच थे, वे सभी लोग आए थे। जाहिर सी बात है इतने बड़े अगर खिलाड़ी का शादी हो रहा है तो ये लोग आएंगे ही। इनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में बात कर लेते हैं कि इनको क्या क्या मिला था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर शुरू से अगर बात करें, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, 2006 से बात करते हैं। तो 2006 में क्या हुआ था कि दोहा में एशियन गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2006 में दोहा में एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो कि 56 साल बाद इन्होंने जीता था। फिर उसके बाद 2010 में दिल्ली में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, हमारे इंडिया में ही हुआ था, याद होगा आपको यहाँ तक। तो उस समय भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फिर उसके बाद 2012 में ओलंपिक हुआ, वो लंदन में हुआ था, वहाँ इन्होंने सिल्वर जीता था। 2010 में एक और गेम हुआ था जो मॉस्को में हुआ था, वहाँ पे गोल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप था, जहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फिर 2014 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ ग्लासगो में, वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2018 में गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो टोटल इन्होंने 6 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल कॉमनवेल्थ गेम में जीता हुआ है। ये इनकी उपलब्धि है। और इनके खेल में इतना महत्वपूर्ण योगदान था जिसके लिए इनको खेल का सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है, अर्जुन पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो खेल से जगत में इन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत शोहरत कमाई, लेकिन एक झटके में उनकी सारी शोहरत धरा का धरा रह गया। इनके जो भी मान सम्मान थे वो धूमिल हो गए एक झटके में, अगर यूं कहे तो। ये तो इनकी उपलब्धियां थी। अब बात कर लेते हैं कि इस केस में हुआ क्या है, किसका इन्होंने मर्डर किया है और क्यों दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इनको गिरफ्तार किया है। इनका एक शिष्य हुआ करता था, सागर धनकर। जब सुशील कुमार मेडल जीते थे और ग्राउंड में चक्कर लगाए थे, वो तिरंगा झंडा लपेट करके, देखते होंगे अक्सर खिलाड़ी जब जीतते हैं तो तिरंगा झंडा लेकर के वो लहराते हैं।
तो सागर धनकर का जब देखा था यह चीजें, तो ये भी अपने पिताजी से, घर वाले से कहने लगा कि हम भी इनके जैसा बनना चाहते हैं, हम भी भारत का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। तो फिर इनके घर वाले ने, मतलब सागर धनकर के घर वाले ने सुशील कुमार के पास लेकर के आया और 2012-13 में इनके पास छोड़ दिया और कहा कि आप इसे अपने तरीके से सिखाइए। तो उस वक्त क्या हुआ कि 2012-13 से लेकर के अब तक सुशील कुमार के देख रेख में ही वह ट्रेनिंग ले रहा था, और वो भी जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट है, उसने भी भारत का नाम रोशन किया है। अब रंजिश की बातें हो गई, कैसे हुआ उन सभी की बात करते हैं हम बारी बारी से। सागर जब सीखने के लिए आया था, इनसे ट्रेनिंग लेने के लिए आया था, तो सुशील कुमार इसे अपने पास रखे। एक फ्लैट है दिल्ली में ही, मॉडल टाउन जगह है दिल्ली में, एक जगह का नाम है मॉडल टाउन, वहां पे एक फ्लैट है। उस फ्लैट में यह रहता था सागर धनकर। उस फ्लैट का अगर जगह देखा जाए तो D10/6 था, और वह फ्लैट सुशील कुमार के नाम से नहीं था, वह फ्लैट उसकी पत्नी यानी सावी सहरावत के नाम था। उसे बाद में पता भी चला था कि यह जो घर है सुशील कुमार का ही है। तो सागर धनखड़ ने कहा कि कोई बात नहीं, कि हमें उससे क्या मतलब है, उसे किसका घर है या नहीं है, हमें तो अपना पैसा देना है और रहना है। तो वो किराया देता था और रहता था। बाद में कुछ दिक्कतें हुई उसे, उसकी कमर में हमेशा दर्द रहता था, उसे थेरेपी के लिए जाना होता था। तो जहाँ थेरेपी वो लेता था उसी के पास में जा कर के उसने एक कमरा लिया, वहाँ रहने लगा था। लेकिन बताया यह जा रहा है कि 2 माह का किराया इसने नहीं चुकाया था। सुशील कुमार ने इससे कहा पैसा देने को, तो ये मुकर गया था, ऐसा कहा जा रहा है। फिर 4 मई को क्या होता है कि सुशील कुमार आते हैं और उसके कुछ साथी भी होते हैं जो इसको उठा करके ले जाते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि सुशील कुमार उस गाड़ी में मौजूद थे और इनके जो साथी आए हुए थे वो उठा करके ले आए। कुछ और भी साथी थे इसके साथ, सागर के साथ, उसको भी उठा करके ले आए, गाड़ी में रखे और छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। और वहाँ छत्रसाल स्टेडियम ले जा करके इन पर बहुत ही बेरहमी से पिटाई किया गया। और वो जो स्टेडियम है उस वहाँ पर सुशील कुमार का और उसके गुरु जो महाबली सतपाल जी जो हैं उनका बहुत ज़्यादा रसूख है, वहाँ तूती बोलती है इनकी। तो यह आसान जगह लगा इनको, वहाँ लेकर के उठा करके ले गए और काफ़ी पिटाई किए, हॉकी स्टिक से बहुत ज़्यादा मार मारा गया। और उस मामले में जब इसे मारा गया था तो इतना मारा गया, इतना बुरी तरीके से मारा गया था, सिर में ढेर सारे चोटें आई थी। अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट वगैरह भी आ रही हैं। तो अभी और भी जांचें चल रही हैं, अभी पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी तक जो खुलासा हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया है। ठीक है, रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ब्लंट ऑब्जेक्ट से इस पर वार किया गया है, पीठ पर से लेकर के सर पर सब जगह मारा गया है। तो उसी चोट के कारण सागर धनखड़ मर गया। और एक और कुछ लोग थे वहाँ पे, उसको भी मारा गया है, जो दूसरे गैंग का एक बताया जा रहा है। उस गैंग के बारे में भी बात करेंगे कि वो कौन सा गैंग है
जिसका संबंध सुशील कुमार के साथ आ रहा है। उस घटनास्थल से पर जब क्या हुआ कि ये लोग मारने पीटने लगे उसे, तो उसमें से जो एक पीड़ित जो लड़का था उसी में का जो मार खाया था, उसने मौका देख करके पुलिस को फोन कर दिया। अब जब पुलिस को यह बात पता चली तो पुलिस वहां पर आने वाली थी। तब तक गार्ड्स को, वहां के जो गार्ड्स थे छत्रसाल स्टेडियम के, उसे पता लग गया और उसने यहाँ सुशील कुमार को आगाह कर दिया और सुशील कुमार वहां से भाग निकला और पुलिस पहुंचती है। बचपन से ये चीज़ें हम लोग भी पढ़ते आए हैं कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। यहाँ भी वही हुआ, कुछ भी नया नहीं हुआ। तो अब क्या होता है कि जब वहां से वो चला जाता है, पुलिस आती है, वहां पे छानबीन करती है, तो वहां पे उसे क्या मिलता है? 5 गाड़ी, 1 लोडेड बैरल गन, 3 जिंदा कारतूस, इतना वहां पे मिलता है। फिर उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है और सुशील कुमार का खोजबीन चालू हो जाता है। लगभग अगर कहें तो 4 तारीख को 4-5 की रात में ये घटना घटी थी और 23 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। तो इसका मतलब मोटा मोटी अगर जो लिया जाए तो 18 दिन, ठीक है। तो 18 दिन ये फरार था। पुलिस ने इसके ऊपर सुशील कुमार के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। अब सोचिए कि एक नेशनल जो प्लेयर है और जो देश का नाम रोशन किया है और कई कई गोल्ड मेडल जीता है देश के लिए, सिल्वर मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, मतलब उपलब्धियों में कोई कमी नहीं है। पद्मश्री भी मिला हुआ है। सोचिए देश का कितना बड़ा सम्मान होता है वो। तो ऐसे शख्स पर 1 लाख रुपए का इनामी राशि घोषित किया गया कि वो फरार था, मिल नहीं रहा था और पुलिस को उसे ढूंढना था। फिर इसका एक और साथी था, उसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। जब इससे भी बात नहीं बनी थी तो लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया कि यह देश छोड़कर भाग नहीं पाएगा। पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। अब सोचिए यह कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारा इतना अच्छा होनहार खिलाड़ी, देश का नाम गर्व से ऊंचा करने वाला खिलाड़ी आज कहां पहुंच गया है, वो कैसा कर्म कर लिया। इसलिए भी कहा जाता है कि उपलब्धियां हासिल करना आसान नहीं है, उस उपलब्धियों को संजो कर रखना, बरकरार रखना बहुत बड़ी बात होती है। अब जब उसके आगे की बात बताते हैं आपको कि यह भागा है ऐसे नहीं, एकदम भगोड़ा की तरह भागा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ छत्रसाल स्टेडियम से भागा और कहीं जाके छिप गया था और पुलिस ने आया उसको दबोच करके ले गया। ऐसा नहीं था, वो बहुत जगह भागा है। आपको बताते हैं बारी बारी से कैसे कैसे वो कहाँ कहाँ से भागा है। जब छत्रसाल स्टेडियम में घटना घटी तो फिर वो वहां से ऋषिकेश चला गया, ठीक है, उत्तराखंड वो चला गया ऋषिकेश। वहां एक आश्रम में वो रहने लगा। एक दिन ही रहा, 4-5 मई को ये घटना हुई और 6 मई को वो वहां था। फिर उसके बाद 7 को वो दिल्ली आ जाता है। फिर दिल्ली के वो हरियाणा के एक बहादुरगढ़ जगह है वहां चला जाता है। फिर बहादुरगढ़ से चंडीगढ़ चला जाता है और चंडीगढ़ से भटिंडा, जहां पर पुलिस ने रेड मारा था। वहां पे क्या होता है कि दिल्ली की जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो भटिंडा गई हुई होती है और वहाँ पे छानबीन कर रही होती है कि शायद यहाँ पे मिल जाए। और पुलिस ने काफ़ी हद तक वहाँ पे काम किया था अच्छा। और जिस फ़ोन का यूज़ किया जा रहा था, मतलब जिस सिम का यूज़ किया जा रहा था सुशील कुमार के द्वारा, वो उस सिम का भी पता लगा लिया था, लेकिन सुशील कुमार को पता नहीं लगा पाया था।
फिर उसके बाद जब वहाँ भी नहीं मिल पाता है, फिर उसके बाद भटिंडा से भाग आता है चंडीगढ़ दोबारा। वो चंडीगढ़ से भटिंडा गया था, रेड पड़ती है, फिर वो भटिंडा से चंडीगढ़ भाग आता है, फिर चंडीगढ़ से गुरुग्राम आ जाता है, फिर गुरुग्राम के बाद वेस्ट दिल्ली, और वेस्ट दिल्ली में ही एक जगह है मुंडका, वहाँ पर 23 मई को पुलिस उसे पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, जो कि एक स्कूटी से जा रहा था कहीं। ऐसा कहा जा रहा था कि उसके पास पैसे नहीं थे, तो वह पैसे लेने के लिए किसी के यहाँ जा रहा था, और वो जो स्कूटी लिया है वो एक लड़की से लिया। उस लड़की के बारे में भी कहा जा रहा है ऐसा कि वह लड़की अंतर्राष्ट्रीय वो खिलाड़ी है, नेशनल लेवल की खिलाड़ी है। अब जब इसे सुशील कुमार को पकड़ा गया है तो यह पुलिस के स्टडी में बहुत ही बेचैन रह रहा है। ऐसा भी कई लोग कह रहे हैं कि वह अपने आप को ग्लानि महसूस कर रहा है, लेकिन कितना सही है नहीं है यह अब आने वाला समय बताएगा। जब क्राइम ब्रांच ने 3 सवाल किए हैं जिसका अभी तक जवाब शायद नहीं दे पाए हैं। सवाल यह था कि जब सागर को किडनैप किया तो किस रास्ते से स्टेडियम ले गया था। दूसरा कि जब सागर को स्टेडियम ले गया था तो वो कहाँ खड़ा था और किस जगह उसे मारा पीटा गया था। और तीसरा यह था कि सागर को मरने के बाद सुशील और उसके साथी किस रास्ते भागे। ये 3 सवाल थे कि किस रास्ते से उसे स्टेडियम लेकर के आया गया था, फिर किस जगह उसे मारा पीटा गया था स्टेडियम में, फिर उसके बाद वो किस रास्ते से भाग गया। ये 3 सवाल दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूछा है। अब जब यह आरोप सुशील कुमार पर लग गया है उसके बाद इन पे कार्रवाई होना स्टार्ट हो गया है। कई लोगों ने यह मांग की है कि सुशील कुमार का जितना भी मेडल है वो सारा वापस ले लिया जाए। सागर के माता पिता का भी कहना है, उनके मामा जी का भी कहना है, और कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि सुशील कुमार से वो सारे मेडल वापस ले लिए जाएं। हालांकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप उनसे जो उनका जीता हुआ मेडल है आप वापस ले लें, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि खेल मंत्रालय का इस पर नज़र है। अगर वो इसमें दोषी पाए जाते हैं तो ऐसा प्रावधान लाया जा सकता है कि उनका वो मेडल वापस ले लिया जाए। अभी सारा जो नज़रें टिकी है वह इन्वेस्टिगेशन पर टिकी हुई है। सुशील कुमार नॉर्दर्न रेलवे में मैनेजर पोस्ट पर थे, और नॉर्दर्न रेलवे में ये सीनियर कमर्शियल मैनेजर पोस्ट पर थे, जहां से इनको सस्पेंड कर दिया गया है। आज जो नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हैं दीपक कुमार, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। इसके अलावा सुशील कुमार, ओलंपियन सुशील कुमार दिल्ली सरकार में ओएसडी पद पर तैनात हैं। डिपुटेशन पे इनको रखा गया है ओएसडी के पद पर। दिल्ली सरकार ने तो अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि हाँ इन्हें निलंबित किया जा रहा है या फिर कोई और कार्रवाई की जा रही है, लेकिन नॉर्दर्न रेलवे ने इन्हें सस्पेंड कर दिया है। अब चर्चा को बहुत ज़्यादा आगे नहीं ले जाएंगे, काफ़ी टाइम हो गया है, जल्दी से इसको समेटते हैं और कुछ और विवाद के बारे में बात करते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सुशील कुमार का नाम ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी विवाद से जुड़ रहा है। सुशील कुमार का नाम इससे भी पहले कई मामलों में जुड़ा है। अच्छा, एक चीज़ हम बताना भूल गए कि आपको कहा था कि 2 गैंग का नाम इसमें आ रहा है। एक है काला जठेरी गैंग, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की ये गैंग कही जाती है कि ये है,
काला जठेरी, काला जठेरी का जो एक भांजा है वह भी इसमें जख्मी हुआ है, उसको भी मारा गया है। वो अभी उसको पुलिस ने सुरक्षा भी दिया है। जो जठेरी था, काला जठेरी, उसके भांजा जो था उसको पुलिस ने सुरक्षा प्रदान किया है, 2 कांस्टेबल दिया है उसकी देखरेख में, और एक और शख्स है उसको भी सुरक्षा प्रदान किया गया है क्योंकि वो गवाह है। दूसरा गैंग क्या है? बवाना गैंग, नीरज बवाना। एक है हरियाणा का गैंग, ये काला जठेरी, हरियाणा में ये अपना गैंग चलाता है। और ये जो बवाना है, नीरज बवाना गैंग, या दिल्ली में गैंग चलाता है। और जो अभी गवाह बना है काला जठेरी का भांजा, वो हिस्ट्री सीटर है। उसके ऊपर भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं, लगभग 18-19 मामले होंगे जो उसके ऊपर है। अब ये 2 गैंग के नाम तो आ गए हैं सामने। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 2 गुटों के बीच का मामला है, लेकिन जो सागर धनखड़ है उसके माता पिता कह रहे हैं कि नहीं, ये 2 गुटों का मामला नहीं है, ये एक ही गुट है जो कि उसके बेटे का हत्या किया है। इसलिए पुलिस सारे चीजों को वो देख रही है कि कहां कहां से कौन कौन से गैंग से रिश्ता है सुशील कुमार का, क्योंकि ये 2019 के बाद अंतर्राष्ट्रीय खेल से लगभग किनारा कर लिए थे और इनका नाम कई जगह वसूली में आया है। अभी एक केवल वसूली कांड हुआ था, उसमें भी इनका नाम आया था। ये ऐसा भी बहुत सारे आरोप लगे हैं कि हरियाणा में जमीन जब्त करने का, हथियाने का, पैसा वसूली करने का इनका एक तरह से सरगना चलता है। और सुशील कुमार खुद भी पैसा वसूलते हैं। गंभीर आरोप है कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस तरह का काम करेगा। उनको क्या जरूरत पड़ गई कि वो इस तरह के कार्य में संलिप्त हो गए। अगर इनकी विवादों के बारे में बात किया जाए तो आप जानते होंगे कि 2016 में ओलंपिक के लिए, रियो ओलंपिक के लिए 2016 में रियो ओलंपिक होने वाला था, तो उस वक्त नरसिंह यादव का नाम प्रस्तावित कर दिया गया था लगभग कि नरसिंह यादव जाएंगे। एक रेसलिंग फेडरेशन के जो थे अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा था कि नरसिंह यादव ही जाएंगे, क्योंकि क्या था कि सुशील कुमार 2015 से ट्रायल में भाग नहीं लिए थे, ठीक है, और नरसिंह यादव सितंबर 2015 से तैयारी कर रहे थे। तो इनके जाने का चांस ज़्यादा था नरसिंह यादव का, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे और सुशील कुमार प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। तो सुशील कुमार, माफ कीजिएगा, सुशील कुमार इसको लेकर के कोर्ट चले गए। अब कोर्ट में लगभग 2 सप्ताह तक सुनवाई चली। अब 2 सप्ताह की सुनवाई के बाद कोर्ट भी नाराज हो गया, बोला कि यह खिलाड़ियों का प्रैक्टिस करने का समय है और इसको कोर्ट में घसीटा जा रहा है, यह आपस का मामला होना चाहिए, फेडरेशन का और खिलाड़ियों के बीच का मामला है, इसको भी कोर्ट में घसीटा जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। कोर्ट ने उसके बाद उसको मामले को हटा दिया था। लेकिन एक चीज उस केस में क्या खुलासा हुआ था कि सुशील कुमार जॉर्जिया गए थे भारत सरकार के पैसे पर, लेकिन ये भारतीय खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, ये प्रैक्टिस कर रहे थे जॉर्जिया के खिलाड़ियों के साथ। उस केस में जो सुशील कुमार के वकील थे वो ये दलील पेश कर रहे थे कि सुशील कुमार के पास अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलने का अनुभव है, ये इन्होंने देश के लिए मेडल भी जीता है, तो ज़्यादा चांस है कि सुशील कुमार अगर ओलंपिक में जाएं तो मेडल लेकर के आएंगे। और नरसिंह यादव के पास एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। तो
ये चीज़ें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ उनके पास अनुभव है तो वो ही जीत सकते हैं, नए खिलाड़ी हैं वो नहीं जीत सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये तो प्रतिभा प्रतिभा की बात होती है, और प्रतिभा के तौर पर ऐसे नहीं आकलन किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो मुकम्मल टेस्ट पास करने होते हैं इन्होंने नहीं पास किया था, इन्होंने हिस्सा भाग नहीं लिया था खेल में। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब कोर्ट में ये खारिज हो जाता है केस, तो उसके बाद वहीं पे ये बात ख़त्म नहीं हो जाती है। फिर उसके बाद खबर ये आती है, ये जून की बात थी जो हम अब तक बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद जुलाई में क्या होता है, उसी साल 2016 में ही जुलाई में क्या होता है कि नरसिंह यादव के खाने में दवा मिला दिया जाता है, डोप टेस्ट होता है उनका, उसमें वो फेल हो जाते हैं। रेसलिंग फेडरेशन के जो अध्यक्ष है ब्रिजभूषण शरण सिंह उस वक्त थे, तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि जिसने खाना में वो दवा मिलाया है उस शख्स की पहचान कर ली गई है, और वह जो शख्स था वह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का एक छोटा भाई था, उसने खाने में वो दवा मिला दी थी, जिसके कारण नरसिंह यादव डोप टेस्ट में फेल हो गए थे। फिर जब ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ा, नरसिंह यादव वगैरह की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि इसमें हाथ सुशील कुमार का ही है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ओलंपिक में ये जाएं, इसलिए इनको किसी भी तरह से जुगत में लगे हुए थे कि यह नहीं जाएं। उसके बाद सुशील कुमार के गुरु सतपाल जी आए सामने और इन्होंने कहा कि अगर इस पर आरोप लगाया गया, सुशील कुमार को इस केस में अगर घसीटा गया तो हम उनके ऊपर केस कर देंगे, नरसिंह यादव के। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नरसिंह यादव का जो पैतृक गांव है मुरेरी, या वाराणसी में पड़ता है, वहाँ पे मायूसी छा जाता है। वहाँ के लोग और परिवार यह मांग करते हैं प्रधानमंत्री से कि इस मामले में दखल दें और उचित सुनवाई कार्रवाई करें। उसके बाद नरसिंह यादव की जगह पर प्रवीण राणा को भेजा जाता है। फिर दिसंबर 2017 की बात है कि प्रवीण राणा एक ट्रायल दे रहे थे जिसमें सुशील कुमार का सामना होना था, कॉमनवेल्थ गेम के लिए क्वालिफाई करना था, तो वहाँ पे ये हार जाते हैं सुशील कुमार से, सुशील कुमार क्वालिफाई कर जाते हैं। उस वक्त भी प्रवीण राणा का वीडियो एक वायरल होता है समर्थकों का, जो दिल्ली के ही एक स्टेडियम का है, जो काफ़ी वायरल हुआ था उस टाइम में 2017 में, 2017 के दिसंबर में। उसमें प्रवीण ने यह भी आरोप लगाया था कि जब वह सुशील कुमार के खिलाफ उतरा था रिंग में, तो उसके समर्थक उसको और उसके भाई को बहुत मारा था। यह भी बहुत बड़ा विवाद बना था उस टाइम में। और फिर उसके बाद अभी अगस्त 2020, तो सोचिए एक खिलाड़ी को जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, भारत को ओलंपिक में पदक दिलाया है, एक नहीं दो पदक। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज दिलवाया, फिर उसके बाद इसने 2012 में सिल्वर मेडल जितवाया। तो सोचिए एक खिलाड़ी कहाँ एक अर्श पर था, अब वह अर्श से फर्श पर आ गया। तो हम अपनी बात को यही समाप्त करते हैं, और यह हमारा संवाद काफ़ी हो गया, लगभग पौन घंटा हम लोग बातचीत कर लिए। अगर आपका कोई भी सवाल होता है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी विषय पर जानना चाहते हैं, तो आप हमें
मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लाइव आकर के हमसे बातचीत कर सकते हैं। हम यहाँ पे जब भी लाइव आएँ तो आप कमेंट में अपना प्रश्न छोड़ जाएं कि आपको किस विषय पर आगे की जो संवाद करनी है वो किस पर आप सुनना चाहेंगे, तो मैं उसके बारे में छानबीन करके आपके समक्ष उसको प्रस्तुत करूंगा, ज्यों का त्यों करूंगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग सुनते कुछ और है और बोल कुछ और देते हैं। मतलब कहने का सेंस उस समय सेम ही होता है कि जो हम सुन रहे हैं वही कह रहे हैं, लेकिन जब शब्दों में हेरफेर हो जाता है तो वही शब्दों का हेरफेर ही बहुत बड़ा गड़बड़ कर देता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।